इम्पोर्टेंट चैप्टर से छूट जाता है। कई बार आप देखोगे ना, आप छोड़ के जाओगे जो वही एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम का यही रूल है। तो हमें तो पहले कोई भी टॉपिक को मतलब एकदम इजीली नहीं लेना है ना। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नाम कैसे पढ़ा होगा? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो देखो अभी तक हम लोग यही जानते थे कि गैल्वेनोमीटर का काम जो होता है किसी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करना होता है। सिंपल, वो बताएगा। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करंट किसी गैल्वेनोमीटर से लगाना, गैल्वेनोमीटर तो उड़ेगा भी, तुम भी उड़ जाओ। तो गैल्वेनोमीटर खाली स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, छोटे बहुत करंट को डिटेक्ट करता है ना। ऐसा नहीं कि 11,000 वोल्टेज वाले वायर से लगा के तुम गैल्वेनोमीटर चेक कर रहे हो। गैल्वेनोमीटर तो जाएगा, तुम अलग से कौवा बन जाओ, है ना। क्या होगा भाई, उतना लाइट मैंने देखा था, बहुत तगड़ी लाइट जनरली क्या होती है, जला देती है इंसान। अगर आपने ऐसा हादसा देखा होगा या कभी यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, व्हाट्सएप पे वायरल वीडियो देखा होगा, है ना। ऐसे ऐसे वीडियो खूब वायरल हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जनरली बिजली से चिपकने के बाद इंसान की क्या हालत होती है। तो वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट a small current। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा रखा है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड में एक सिलेंड्रिकल कॉइल रखते थे, रेडियल फील्ड जनरेट करते थे, और कैसे उस पर टॉर्क लगता था, टॉर्क से जुड़ा स्प्रिंग कैसे रोटेट करता था। जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा था उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा था, उतना ज़्यादा टॉर्क भी लग रहा था। तो वो मूविंग गैल्वेनोमीटर की कहानी थी। अभी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। क्लियर है ना? तो अभी हम लोग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? देखिएगा जरा, जनरली इसका जो सेटअप होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है कि एक सर्कुलर कॉइल होता है। कैसा कॉइल होता है? सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो होता रहता है। मान लो आई करंट हम सर्कुलर कॉइल में फ्लो करवाते हैं। ये है सर्कुलर कॉइल। कैसा है? सर्कुलर कॉइल। देख रहे हैं इसमें ना बहुत सारे, मतलब ये कॉइल का मतलब है कि इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। एक सिंगल कॉइल की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। मान लो ऐसे लिखते हुए इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर में जनरली हम क्या करते हैं ना, इसके सेंटर में एक हम ना बॉक्स रख देते हैं। किसका बॉक्स? मैग्नेटिक नीडल का। मैग्नेटिक नीडल एक बॉक्स में डिब्बे में रहता है ना, बोलो। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसका सेटअप ऐसे रख देते हैं, है ना। जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है इस सर्कुलर कॉइल में, समझिएगा, सर्कुलर कॉइल में और इसके सेंटर में ठीक रखा हुआ है क्या? मैग्नेटिक नीडल। क्या रखा हुआ है? मैग्नेटिक नीडल। समझिएगा जरा सा इसको। हमने कहा कि एक सर्कुलर कॉइल है बच्चों हमारे पास। इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर में रखा हुआ है मैग्नेटिक नीडल। जैसे ही इस सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो करवाओगे, आई क्या है? जो करंट है जो सर्कुलर कॉइल में फ्लो हो रहा है। क्लियर है? यस सर। सेंटर में जो रखा गया है वो मैग्नेटिक नीडल रखा गया है। समझिएगा, मैग्नेटिक नीडल रखा गया है सेंटर में। इस बात को समझिएगा। करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर कॉइल में। अब सर्कुलर कॉइल में करंट जब फ्लो होता है और अगर हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तरीका वही है। अंगूठे को रखो, देखो इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में मान के चलेंगे करंट फ्लो हो रहा, ऐसे रखो इनवर्ट, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? इनवर्ट यानी क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर को मान लो कितना आ जाएगा? सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू याद है? घंटा याद है। अगर इसका r रेडियस है तो तब होगा म्यू नॉट I अपॉन 2r। बच्चों खाली मजाक करने से नहीं होगा, मेरी बात मान लेना। मेरे बात पे तो बहुत लोगों को बुरा लगता है और मुझे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको लगता है कि मुझे फर्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। तुमको अगर बुरा लगता होगा मेरी बात से तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ना चाहिए तो तुम्ही को पड़ना चाहिए कि सर ऐसी गंदी बातें बोल देते हैं क्लास में, सर हर्ट कर देते हैं, सर मम्मी पापा पे चले जाते हैं, सर ये कर देते हैं। और तुमको लग रहा होगा तुम पहले हो ऐसा सोच रहे हो, कई हजार लोग सोच चुके हैं कि सर कहाँ इतना अजीब तरीके से बोलते हैं, कहाँ ऐसे तरीके से बोलते हैं। भाई देखो, हमारा काम है तुमको सही रास्ता दिखाना। देख लेते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते हो ना उससे भी अच्छी बात है। हमारा कुछ नहीं जाएगा। हमारा काम है, टीचर का काम है तुमको सही चीज से सचेत करना। अब उसकी बातों को तुम अन्यथा ले लोगे, दिल पे ले लोगे तो लो। हम तो डे वन को बोले थे मेरी बात को दिल पे मत लेना, दिल के अलावा कहीं भी ले लेना, बोले थे ना। लेकिन बहुत लोग अभी भी दिल पे ले रहे हैं। हमको
कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई इतनी सा भी नहीं पड़ता, है ना। अब इसको तुम मेरा अहंकार कह लो, क्योंकि बच्चों को लगता है मेरे सर को बड़ा घमंड है। भाई हमको क्यों घमंड होगा, है ना। हमारा आज भी काम है पढ़ाना, तुमको नहीं पढ़ाएंगे, किसी और को पढ़ाएंगे। हमारा काम है खाली पढ़ाना, है ना। इसके अलावा रास्ता दिखाना काम है। अब उस रास्ता को तुम किस तरीके से देख रहे हो तुम्हारी आंख की दोस्त है ना। चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं थोड़ा सा। चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर, इतना क्लियर है। अब समझो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे वो किधर है, अंदर की तरफ। इधर देखो, यहां पर सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। हम ऐसा मान रहे हैं, ये जो सेटअप है क्या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म में इन्वॉल्व है ये चैप्टर, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रभावित नहीं होगा। और जनरली सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है ना, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से होती है सारी चीजें प्रभावित, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा अगर कोई कंपोनेंट प्रेजेंट है दुनिया में तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वही चीजों को अफेक्ट करता है। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही चीजों को अफेक्ट करता है, ये बात एकदम नोट करके डाल लो। वर्टिकल कंपोनेंट से कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वर्टिकली हम लोग खुद ही प्रेजेंट है अर्थ के। नोटिस करो ना, हमें कोई प्रभावित कर सकता है तो कौन कर सकता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना। पैरेलल कंपोनेंट से हमको क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। तो जनरली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ये सेटअप प्रभावित होगा। ये हो गया अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। या तो पहले से तुम मान के चलो कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये पूरा सेटअप है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहले मानो चाहे बाद में मानो। लेकिन आप ये मानो कि ये जो पूरा सेटअप है सर्कुलर कॉइल का, वो कहाँ रखा गया है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रखा गया है। क्लियर है? यस सर। देखो, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, समझना, इधर है, मान लो अंदर की तरफ, इसको मानो अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x है इधर। नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं होगा, हां यस सर। ये क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी नेट, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इधर होगा नेट, मान के चलो इससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं? अंदर की तरफ है, ये बी अंदर की तरफ है, ऐसा मानना। ये इस प्लेन में है, किस प्लेन में है, कॉपी दो, कॉपी मत दो, ऐसे ही देख लो। ये है मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये है हॉरिजॉन्टल, तुम्हारे जैसे दिख रहा है वैसे दिखा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड का। बताओ इसके बीचों बीच जाएगा कि नहीं? यस सर। बीच बीच जाने का मतलब कि नेट मैग्नेटिक फील्ड उधर लग रहा है। तो बताओ ना जरा, मैग्नेटिक नीडल हल्का डिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ घूमने लगेगा कि नहीं? यस। थीटा एंगल मैग्नेटिक डिफ्लेक्ट हो जाएगा कि नहीं? ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया कि नहीं? इधर आ जाएगा नॉर्थ पोल, इधर साउथ। ये मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से थीटा डिफ्लेक्ट हो गया कि नहीं, बताओ। यस। यही भाई ये मैग्नेटिक नीडल है, कुछ और नहीं है। ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक नीडल ही डिफ्लेक्ट हुआ है। क्लियर समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। किस पे असर दिखेगा, मैग्नेटिक नीडल पे दिखेगा। टेंजेंट क्यों बोला गया कि जनरली ये जो है टेंजेंशियल लगता है ना। नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम खुद सोचो, इधर जाना, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और अंदर की तरफ वो, तो ये इसके बीचों बीच एंगल पे लग रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए इसको टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर बोला गया है। यहाँ पे पूछा गया नेट मैग्नेटिक फील्ड यानी tan थीटा, अगर आपसे पूछा जाए तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बोलो। ये वाला कितना है, b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, b अपॉन h। क्लियर है? यस सर। यानी थीटा आ गया b अपॉन h। यहाँ से b बराबर क्या आ गया, h tan थीटा। b बराबर आ गया h tan थीटा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ये रिलेशन है। क्लियर है? अब जरा बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे वो कितना है, इतना है। इस वाले टर्म को ले आओ इधर, देखो जरा, b की वैल्यू कितना रख दूं, म्यू नॉट I वही वाला करंट है जो फ्लो हो रहा है। मान लो इस पूरे सर्किट में n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ। यस सर। बोलो। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस वाले में पुट करो, ये इक्वेशन 1 मान लो या 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो इक्वेशन 1 से b नॉट की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। म्यू नॉट I n अपॉन 2r, है ना, यही है ना। यस सर। इज इक्वल टू h tan थीटा। वेरी नाइस। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें चाहिए I की वैल्यू। किसकी वैल्यू, आई के वैल्यू।
क्योंकि कई बार इस वाले में टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर में करंट ही डिटेक्ट करेगा, तो सबसे पहले करंट निकालेंगे ना। करंट निकाल लो, क्या आएगा बताओ, 2R अपॉन म्यू नॉट आई एन इंटू एच, क्लियर है, इंटू tan थीटा। आएगा कि नहीं इधर से, अगर मल्टीप्लाई करोगे, देख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, आई हटा लो, आई इधर आ गया, 2R को हमने इधर भेज दिया, 2R ऊपर आ गया, बाकी म्यू नॉट इंटू एन नीचे आ जाएगा, इंटू एच पहले से था, एच ऊपर ही था। अब सही है, बोलो देख की तरह बताना भाई। रेडियस कांस्टेंट रहेगा, एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिक्स रहेगी, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्म्स भी फिक्स रहेगा, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट है कि नहीं। आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं tan थीटा के, आई इज इक्वल टू k tan थीटा बोल सकते हो कि नहीं। देखो एक बात याद रखना, यहाँ से एक चीज क्लियर दिख रहा है हमको, इधर देखो सब लोग, एक चीज क्लियर दिख रहा है, आई इज इक्वल टू k tan थीटा, है ना, आई इज इक्वल टू k tan थीटा, मतलब कि जितना करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा tan थीटा होगा, tan थीटा ज्यादा होने का मतलब कि थीटा ज्यादा होगा, और थीटा बढ़ता है तभी tan थीटा बढ़ता है, याद रखना। और tan थीटा बढ़ने का मतलब करंट बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, तो थीटा क्या है, थीटा ही तो डिफ्लेक्शन है, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है, थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है बच्चों, थीटा क्या है, मतलब ये पता चल गया कि जितना करंट बढ़ाओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, क्लियर है कहानी, क्लियर है ना। और ये करंट की वैल्यू इतनी आती है, जल्दी से लिख लो, है ना, जल्दी से लिख लो। एक क्वेश्चन आया है, इस पे अभी करा रहा हूं, क्वेश्चन में पूछा था, है ना, कि 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी किसी सर्कुलर कॉइल में, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इन अ सर्कुलर कॉइल 3 एम्पियर करंट is a flow in circular coil having deflection angle is 30 डिग्री, कितना था, 30 डिग्री था, यानी कि मैंने बोला कि 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, कितना, flow in a circular coil, है ना, having deflection is 30 degree, है ना। Now what is current is flow in same coil when deflection angle is 60 डिग्री। इसके ऑप्शन दिए हुए थे सेम कॉन्सेप्ट में, जेई में क्वेश्चन आया है सेम कॉन्सेप्ट पे, तो अगर हम ये रिलेशन नहीं पढ़ते तो बना पाते। देखो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है tan थीटा के, तो क्या हम आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल tan थीटा लिख सकते हैं, बोलो, प्रोपोर्शनल डायरेक्ट है क्योंकि कांस्टेंट है उसके सामने, तो हम क्या इसी को लिख सकते हैं कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं भाई, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, देख लो, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2, भाई 9 कहां से आ रहा है, देखो। अब अगर ये कह रहा हूं कि इधर देख लो, वो भी सब कहां पे चेक करो, 3 एम्पियर है I1 कितना है, 3 एम्पियर, थीटा 1 कितनी है, थीटा 1 30 डिग्री, थीटा 2 दिया हुआ है 60 डिग्री, आपसे पूछ रहा है कि I2 की वैल्यू बताओ, बस इस वाले फॉर्मूले में रख लो, I1 की वैल्यू 3 tan 30 डिग्री अपॉन में I2 की वैल्यू आपको निकालनी है, अपॉन में tan 60 डिग्री, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, 60 होता है √3, है ना, तो I2 की वैल्यू, I2 को यहाँ भेज दो, I2 बराबर कितना आ गया, ये देखो 3 × 3 कितना आ गया, 9 एम्पियर, तो जिसका भी 9 एम्पियर आया है करेक्ट है, फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा 9 एम्पियर, है ना। यस सर। अगर हमें ये पता नहीं होता तो क्या हम कर पाते, क्लियर है ना। देखो क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर
कॉइल है जिसमें कि 3 एम्पियर की इनिशियली करंट जब फ्लो हो रही थी तो डिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री था। अब पूछ रहा है अब कितना करंट फ्लो हो जाएगा जब डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो यही वाले क्वेश्चन से करोगे I1 upon I2 equal to tan theta 1 upon tan theta 2 है ना। यस सर। क्लियर है। यस सर। चलो आगे चले। सर इसमें मल्टीमीटर में ज्यादा एक्यूरेट कौन देगा? जनरली देखो ये बता दिया ना, मल्टीमीटर से तो सारे तरह के अपन मेजरमेंट अपन कर लेते हैं ना, लेकिन इसका जो गैल्वेनोमीटर का जनरली यूज होता है ना वो स्मॉल करंट के लिए होता है, तो ये खाली करंट ही बताएगा। मल्टीमीटर तो सबके लिए है, सारी चीजें वोल्टेज भी मेजर करते हैं उसके आसपास में जो अगर हम थोड़ा हाँ? मैग्नेट डाल दें तो ये बिगड़ जाएगा ना। बिल्कुल, जैसे स्मॉल करंट के लिए ही जनरली जितने भी गैल्वेनोमीटर हैं सब स्मॉल करंट मेजर करेंगे या डिटेक्ट करेंगे सर्किट, है ना। ऐसे इसी थियरी पे ये बेस्ड पूरी कहानी है। क्लियर है। मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर उसमें हम आसपास के मैग्नेट वगैरह रख दें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही रीडिंग देगा। लेकिन इसके हम आसपास मैग्नेट रख देते थोड़ा हिल जाएगा, बिगड़ जाएगा। जैसे अगर अलग से अगर मैग्नेट रखोगे तो इसकी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि क्या होगा इसका फील्ड वेरी करने लगेगा, है ना। मैंने इसको एकदम अलग रखना सेपरेट। जनरली क्या होता है कि ये इसमें बीच में हम नीडल रखते हैं, है ना। नीडल रखते हैं तो नीडल से ये क्या होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। अब मान लो बाहर मैग्नेट रख दोगे आसपास में तो इसकी फील्ड क्या होगी, फील्ड प्रभावित होगी ना। फील्ड प्रभावित होगी यानी फील्ड जब बदल जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड नेट बदल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो कुछ कहानी और ही आएगा, है ना। यस सर। मिटाऊं? यस सर। चलो देखो बच्चों ध्यान से देखते रहना। अरे बाबा सर यहाँ तो हमने खुद कैलकुलेट करा ना, ये रीडिंग कैसे निकाला है? हैं? जी यहाँ तो हमने खुद कैलकुलेट करा, ये रीडिंग कैसे निकाला? ये रीडिंग के लिए जनरली हमने बताया ना वो सेटअप पे पूरा जो मैग्नेट जैसे हमने अभी सेटअप लगाया था सर्कुलर कॉइल का, उसके सेंटर में हमने रखी थी क्या डिफ्लेक्शन वाली नीडल। तो नीडल पता चलेगा ना कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुआ, बस एंगल बता देगा, डिफ्लेक्शन एंगल बता देगा। मतलब वो डिफ्लेक्शन एंगल एक बार बता देगा तो ये आपके लिए आसान नहीं है। बी तो आप अपने से कैलकुलेट कर लेंगे ना, करंट दिया रहेगा तो बी आप अपने से कैलकुलेट कर लेंगे, एच तो निकाल लेंगे। सर जो गैल्वेनोमीटर है ना ये आपको डिफ्लेक्शन बताएगा कि हमको पूरी रीडिंग बता देगा, और गैल्वेनोमीटर रीडिंग बताएगा फाइनल, है ना। और यहाँ से अभी जो हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी आप फाइनल क्या निकाल सकते हो। मैंने देखा ना आप लोग फाइनल पर्पस किसी भी गैल्वेनोमीटर का करंट निकालना होता है, इतना दिमाग में रखना है ना। यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल भी निकाल सकते हो, और भी चीजें हैं जो हम इससे निकाल सकते हो। ध्यान से देखो अब इधर ध्यान दो, आवाज मत करो। वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर ये क्या होता है पहले देख लो। वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर समझ लो इसका नाम कैसे पड़ा और इसकी कहानी क्या है। ये एक ना बार मैग्नेट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसकी प्रिंसिपल क्या है पहले ये समझ लो। इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब अब यहाँ पे भी बात होगी पूरे मैग्नेटिज्म में हर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को लेके चलते हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जब हम किसी फ्री सस्पेंडेड बार मैग्नेट व्हेन फ्री सस्पेंडेड बार मैग्नेट is placed in magnetic field है ना। जब हम प्री सस्पेंडेड बार मैग्नेट को कहाँ रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, एंड इट डिस्टर्ब फ्रॉम their mean
पोजीशन। अब बताओ, इधर देख लो पहले, फिर वो आगे बढ़ेंगे हम। एक बार मैग्नेट को हमने ऐसे रस्सी से लटका के कहाँ रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। समझना जरा, ये H है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेट का। इधर देखिए जरा, हंसिएगा बाद में, पहले देखिए इधर, आप लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। समझिएगा, ये बार मैग्नेट है, मान लीजिए इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। आपने इसको फ्री सस्पेंडेड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कर दिया। अभी ये पूरा स्टेबल है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। आपने क्या करा, थोड़ा सा इसको आपने क्या करा, इसके मीन पोजीशन से, अगर ये इसका मीन पोजीशन है जहां पे ये स्टे कर रहा है, आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। भाई डिस्टर्ब कर दोगे एक बारी ना, तो फिर ये ऊपर नीचे करने लगेगा, क्योंकि फील्ड के जैसे ही ये परपेंडिकुलर होगा फोर्स लगा देगा इसको, थोड़ा सा कर्व पाथ में इसको ले जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर वाला फील्ड इसको उल्टा कंपोनेंट लगा देगा साउथ पोल पे। तो ये कहानी इसकी चलते रहेगी। और जब ये कहानी चलेगी तो बताओ ना कुछ टाइम पीरियड नहीं होगा, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई भी पार्टिकल करता है तो उसके पास क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। बोलो। तो अगर ये मैग्नेट है, रेगुलर मैग्नेट है, सेम शेप एंड साइज का, तो ये अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो टाइम पीरियड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक रिलेशन पढ़ा होगा, 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन में पीई। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा, है ना। ये आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, और P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 पाई कांस्टेंट, है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना था। तो हमने कहा कि व्हेन फ्री सस्पेंडेड बार मैग्नेट, क्या बात कर रहे हो जी, 2 मिनट देखो इधर। व्हेन फ्री सस्पेंडेड बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड and it disturbed from their mean position, it start oscillation, है ना। और जब ये oscillation स्टार्ट कर देगा तो इसके पास टाइम पीरियड होगा कि नहीं। तो टाइम पीरियड जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये होता था, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन में, देखो P के जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की जगह पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो P के जगह पे रख देंगे M, और E के जगह पे यहाँ पे रखने वाले तो थे B, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल वाला रख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा H। ये कहानी है टाइम पीरियड की। अब इसका यूज क्या होता है, अभी तो ये प्रिंसिपल बताया, अब यूज सुनो। सर इट इज, बोलो सर, जो मैग्नेट है ना वो कैसे हिला है, कैसे सर, ऐसे हिला है कि ऐसे हिला है? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बार मैग्नेट को ऐसे ही रख दो, रस्सी से बांध रख दोगे। मान लो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, फील्ड लाइन जनरली किससे निकलती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। एक बार डिस्टर्ब करोगे, थोड़ा सा तो हिलाओगे ऐसे ऊपर के, तो जैसे ही यहाँ आएगा, हाँ जैसे ही यहाँ आएगा थोड़ा सा तो फोर्स लग जाएगा कि नहीं भाई, थोड़ा सा भी थीटा एंगल पे भी फोर्स लगता है ना। जरा सा भी एंगल बेंड करोगे तो फोर्स लगेगा। पैरेलल से जरा सा भी एंगल इधर उधर हुआ तो और पढ़े हो ना, MB cos थीटा, MB sin थीटा होता है, T क्रॉस है ना, M क्रॉस B होता है। तो जैसे ही फील्ड लगेगा ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगा देगा, जैसे यहाँ होगा नेगेटिव वाला इधर फोर्स लगा देगा, तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो ये कहानी ग्रेविटी का रोल आ जाएगा। हाँ वो तो आएगा, लेकिन हम जनरली यहाँ पे अभी ना वो इफेक्ट को, ग्रेविटी नहीं, यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म है, इसको हमने ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिया है ना। तो इस वजह से अपनी जगह पे वो ऑसिलेट करता रहेगा। दूसरे आपने को ऐसे भी घूमेगा, ऐसे कैसे घूमेगा, पूरा रोटेट कहाँ कर रहा है, मैं तो बोला कि खाली ऑसिलेट करेगा अपनी जगह पे, है ना। हाँ तो भाई यहाँ से यहाँ तक आया, देखो पहले यहाँ तक गया, यहाँ से वापस आके जब यहाँ तक दोबारा पहुंच जाएगा तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो वही वाला टाइम पीरियड। ये है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ मैग्नेटिज्म का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब देखो इट इज यूज्ड, इस फार्मूले से जो फार्मूला आया है, मतलब इस डेरिवेशन से जो फार्मूला आता है, इसका यूज क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए खाली इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका यूज क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए। क्लियर है? इट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? बोलो यस सर। चलो अब देखिए जरा, इट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल
मोमेंट। क्लियर है? बोलो। इट इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब समझिएगा, इस फॉर्मूले से अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो निकाल लोगे कि नहीं? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या आएगा? p स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर I अपॉन में m इंटू एच आएगा। आपको चाहिए m, m को यहाँ भेज दो, t को यहाँ भेज दो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर I अपॉन में क्या आ जाएगा? t स्क्वायर इंटू h। ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसका काम यही है, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर का पहला इंपॉर्टेंट काम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना। दूसरा जो काम है इसका, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिलेशन बताना, दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रिलेशन बताना। कैसे, वो अभी बताने जा रहे हैं। इसका एप्लीकेशन अब देख रहे हैं। ये क्लियर है? इधर वाला पोर्शन मिटा दे रहा हूं, है ना? देखो इसका एप्लीकेशन ध्यान से देखो, बातचीत मत करो यार तुम लोग। सब आ रहा है क्या तुम लोग को? एप्लीकेशन देखो, पहला एप्लीकेशन देखो। मैंने कहा कंपेयर हॉरिजॉन्टल फील्ड टू हॉरिजॉन्टल फील्ड टू हॉरिजॉन्टल फील्ड। कैसे दो हॉरिजॉन्टल फील्ड को इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे? देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है। पहले मान लो हम एक बार मैग्नेट को H1 फील्ड में रख रहे हैं। H1 फील्ड में रखेंगे एक ही बार मैग्नेट को, और सेम बार मैग्नेट को दूसरे फील्ड में H2 में रख देते हैं। इसमें एक बार में अलग फील्ड में रखा मैंने, क्योंकि हमें फील्ड को कंपेयर करना है, हमें फील्ड को कंपेयर करना है। तो एक बार H1 फील्ड में रखा, दूसरी बार H2 फील्ड में रखा, है ना? समझिएगा क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू नहीं बदलेगी। सेम मटेरियल है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, है ना? और देखो इसमें क्या क्या नहीं बदलेगा। 2 पाई कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग अलग है तो वो तो अलग अलग रहेगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा H1, यहाँ पे होगा H2। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम मैग्नेट के लिए कभी नहीं बदलेगा, साइज अलग अलग रहता तब बदलता। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी नहीं बदलेगा, m भी नहीं बदलेगा, इधर भी m नहीं बदलेगा। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो खाली ये और ये वैरी करेंगे कि नहीं? टाइम पीरियड वैरी करेगा कि नहीं? h वैरी करेगा तो टाइम पीरियड वैरी करेगा। मतलब अभी हम देख रहे हैं सब कॉपी देख रहे हैं सब, अचानक से बोलेंगे कैसे बताए, क्यों बताए? देखो तो ये जो रिलेशन आएगा सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा रूट h के, यानी कि t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट अंडर h के। मतलब यहाँ से जो रिलेशन आएगा t1 अपॉन में t2 बराबर रूट अंडर h2 अपॉन में h1। ये रिलेशन होता है, जल्दी लिख लो। अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टाइम पीरियड में ये रिलेशन होता है, जल्दी लिख लो। इस पे क्वेश्चन आया है, जल्दी करो। अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और टाइम पीरियड में ये रिलेशन आता है। दूसरा देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट, कई बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में भी रिलेशन बताना होता है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे? मतलब दो मैग्नेटिक मोमेंट को भी कंपेयर किया जाता है सेम फॉर्मूले से। पहला एप्लीकेशन क्लियर है? कुछ नहीं है भाई। देखो एक सेम बार मैग्नेट को हमने एक बार H1 फील्ड में रखा, दूसरी बार H2 फील्ड में रखा, बाकी सब तो सेम रहेंगे, खाली H1 H2 चेंज होगा। और h के साथ में इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, वो भी रूट के अंडर में। तो इसीलिए मैंने लिखा जो h है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के रूट में। तो अगर यहाँ पे t1 होगा तो यहाँ पे t1 आएगा, है ना? तो ये उल्टा है कि नहीं एक दूसरे से? तो यहाँ पे एक बार t1 आया तो यहाँ पे h2 आ गया, यहाँ पे t2 आया तो यहाँ पे h1 आ गया। कहाँ रखने वाला? कुछ नहीं रखने वाला है भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि अलग अलग फील्ड में रखा गया है H1 और H2 में, तो अलग अलग फील्ड में टाइम पीरियड अलग हो जाएगा। पहले का t1, दूसरे का t2, दूसरे का हॉरिजॉन्टल फील्ड हो जाएगा पहले का हॉरिजॉन्टल फील्ड है ना। अब देखो अगला, देखो अगला। अब अगला मैंने बोला कि कंपेयर करते हैं इससे, क्या इससे कंपेयर करते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को भी। देखो कैसे, बार मैग्नेट है, सेम शेप एंड साइज का। देखो दो बार मैग्नेट हमने लिया, समझने की कोशिश करना।
मैग्नेटिक मोमेंट किन बातों पे डिपेंड करता है? अगर हम इसका लेंथ बढ़ा दें तो भी मैग्नेटिक मोमेंट अलग होगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अलग हो जाए तो भी मैग्नेटिक मोमेंट अलग होगा। तो हम मान रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 है, बाकी सारी कहानी सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, h सेम है, सब कुछ सेम है। तो इस वाले केस में बताओ जरा, टाइम पीरियड जो है वो क्या आएगा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा? ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, m के रूट अंडर m के। तो यहां से जो कहानी आ जाएगी y की t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू रूट अंडर m2 अपॉन में m1। ये भी रिलेशन लिख लो। सिमिलरली लिखना, सिमिलरली सेकंड एप्लीकेशन ही है ये सेकंड एप्लीकेशन नंबर सेकंड है। कंपेयर टू मैग्नेटिक डाइपोल, कंपेयरिंग टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो ऐसे टू मैग्नेटिक डाइपोल को आप ऐसे कंपेयर करोगे, है ना। और जेंटल कंपोनेंट का पहले वाले में करा था, इस वाले में। और तीसरा था रिजल्ट मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट निकालने का किसी चीज का, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसको एप्लीकेशन नंबर 3 लिख देना, इसको एप्लीकेशन नंबर 3 लिख देना। क्लियर है? बोलो भाई, है ना। और I1 I2 में अगर रिलेशन, भाई देखो इतना नहीं सोचना है। फॉर्मूले में एक चीज बताओ, ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्मूले में कितने टर्म्स हैं? एक टाइम पीरियड के साथ कितने टर्म का रिलेशन हो सकता है? एक आई का हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो सकता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हो सकता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल फील्ड का हो सकता है। ये 3 हो सकता है रिलेशन। हमने हॉरिजॉन्टल फील्ड का बता दिया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बता दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी बता सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ चौथा एप्लीकेशन अगर देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो बस देख के बता दो क्या हो जाएगा। T1 यानी कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रूट I के। तो इसलिए T1 अपॉन T2 क्या आ जाएगा? रूट अंडर I1 अपॉन I2। देखो एक बात कहने जा रहा हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगेगा फिर से, लेकिन कहना जरूरी है। मैं देख रहा हूँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो कुछ लोग आपस में ही मतलब मटर गश्ती कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं उनको मैं पढ़ा क्लास में कुछ हो रहा हूँ, अपना अलग ही दुनिया में पढ़ रहा है। इससे मेरे को बहुत वो हो रहा है, और इतना मार मारेंगे एक दिन कि या तो फिर अगले दिन से वो आएंगे नहीं, रियलिटी बोलना है, क्लास में बोलना है, या तो फिर वो सुधर ही जाएंगे। इतना एडवांस पढ़ने का तो घर पे पढ़ के यहाँ आके पूछें, या तो बहुत ज्यादा आ रहा है तो ना आए कल से। क्योंकि मैं जब क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो इस तरह की बदतमीजियां नहीं चलेंगी। मैं जब कॉमेडी का मौका दे रहा हूँ उस टाइम कॉमेडी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीजें मुझे एकदम पसंद नहीं आई, है ना। या तो तुमको बहुत ज्यादा आ रहा है, फिर वो तुम्हारा भ्रम है। अभी बहुत ज्यादा आएगा ना, मैं बोल रहा हूँ क्लास में बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा आएगा ना तो भी मेरे यहीं रहोगे, यहाँ घुटने के भी नीचे आओगे। तो ये भ्रम है तुम्हारा कि तुमको बहुत कुछ आता है, ये भ्रम पहले निकाल दो, है ना। और लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, जब पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ा करो, क्योंकि खुद से पढ़ के देख लेना, सेम चीजें पढ़ने के लिए ना तुमको कितने तेल जलते होंगे तुम्हारे, है ना। तो ये अगर मैं समराइज करके चीजें ले आता हूँ, मैं एक बुक से नहीं पढ़ता, आज भी बता रहा हूँ। एससी बारवा, डीसी पांडे, जितने कॉन्सेप्ट है इकट्ठा सब इकट्ठा करके पढ़ता हूँ, और मार्केट से भी कंपेयर करते रहता हूँ कौन कैसा पढ़ा रहा है। तो सबका देख के भी फाइनल अपना कंक्लूजन एक अलग ही पढ़ाता हूँ, है ना। तो आपका भी फर्ज बनता है चीजों को सीखो, मजाक में मत उड़ाओ। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग लगे रहते हो अपने मन का, तो ये आज से नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो जिनको अगर ये लगता है तो वो अपना घर पे ही पढ़े। क्लियर है? चलो, तो बस आज के लिए इतना समझाना था आप लोग को, ये चीजें समझ जाना। और देखो भाई, जिंदगी में ना तुमको लगता है, 2 मिनट और समझ लो, तुमको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मतलब तुम सारी चीजें जानते हो, या फिर तुम्हारा भ्रम है ये, तुम अभी कुछ नहीं जानते हो, तुम सीखने आए हो। और जिस दिन स्टूडेंट के मन में ये बात आ गई कि नहीं हम सीखने नहीं आए हैं, हम सिखाने आए हैं, फिर तुम्हारी कहानी खत्म है। तुम ऑनलाइन पढ़ लेते होगे, यही करते होगे ना। तुम घर पे जाके बुक हमसे पहले पढ़ लेते होगे, यही करते होगे ना, जो हम क्लास में पढ़ा रहे उससे पहले पढ़ लेते होगे। उससे भाई तुम ये सोच रहे हो कि तुमको सब आ रहा है, तुम्हारा भ्रम है। क्लास में आके अगर दोबारा पढ़ लोगे ना, उससे तुम्हारा परफेक्ट चीजें हो जाएंगी, है ना। तो इसको सीखा करो यार। अब उस टाइम पे ऐसी हरकतें करोगे तो मुझे लगेगा यार भले तुम्हें सब आता हो, अभी के लिए तुमसे क्वेश्चन भी बन जाते हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा भाई, ये बैड इफेक्ट डालेगा आगे चल के तुम्हारे। तो इसको भाई नेगेटिव लेना है नेगेटिव लो, पॉजिटिव लेना है पॉजिटिव लो, लेकिन क्लास में थोड़ी चीजें ध्यान रखो, है ना।
चलो बस इतना ही था, थैंक यू सो मच, है ना। फिर बाकी कल होगी। अच्छा चल रहा था क्या ये? हमको लगा बंद जाएगा। हाँ ये वाले लास्ट वाले हो सके तो काट ही